नमस्कार एंड वेलकम इन केमिस्ट्री स्टडी। केमिस्ट्री स्टडी सीरीज के अंतर्गत मेरा चौथा वीडियो है और इसमें हम लोग देखेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी जो स्टीरियो केमिस्ट्री का चौथा वीडियो है। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होते हैं, उसका सिमेट्री से क्या रिलेशन है, उसका स्टडी हम इस वीडियो में करेंगे। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बेसिकली इसको एक्सप्लेन अगर करना हो तो हम कहेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वो होते हैं जिसमें एक ही मॉलिक्यूल के एक से ज्यादा स्ट्रक्चर पॉसिबल हो, उनका स्पेस में ओरिएंटेशन अलग अलग हो और वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करते हों, तो उसको हम लोग कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स और इस प्रोसेस को ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो कैसे हम जानेंगे कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करेगा कि नहीं? इसके दो अप्रोच हैं, एक प्रैक्टिकल अप्रोच है, दूसरा थ्योरेटिकल। प्रैक्टिकल अप्रोच क्या कहता है कि अगर किसी नेचुरल लाइट को आप निकोल के प्रिज्म से या कैल्शियम कैल्साइड का जो बना होता है या आप कह सकते हैं कि पोलराइजर से पास कीजिए तो प्लेन एक ही प्लेन में चलने लगती है लाइट। ऐसी लाइट को हम लोग प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। और प्लेन पोलराइज्ड लाइट कैसे चलती है इसको ड्रा करके मैं दिखाता हूं। तो देखिए, निकल के प्रिज्म से जैसे हमने लाइट को पास किया, नेचुरल लाइट को, वो लाइट एक ही एक्सिस में रोटेट होने लगी और वो एक्सिस देखिए इस तरह से होता है। तो अब ये एक प्लेन में चलने वाली लाइट है। जैसे ये एक प्लेन में चलने वाली लाइट या प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के सैंपल से हम पास करते हैं, तो क्या उस लाइट का उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के सैंपल से कोई इंटरेक्शन होता है कि इंटरेक्शन नहीं होता है? इसी पर ऑप्टिकल एक्टिविटी पूरी तरह से डिपेंड करती है। अगर उसका उससे इंटरेक्शन होगा तो वो लाइट अपने पाथ से डाइवर्ट हो जाएगी, लेफ्ट राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड। अगर वो उससे इंटरेक्शन नहीं करेगी तो अपने पाथ पर लाइट सीधे निकल जाएगी। तो देखिए, अगर लेफ्ट हैंड साइड लाइट रोटेट हो सकती है पाथ से या राइट हैंड साइड रोटेट हो सकती है, तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहते हैं। और चूंकि ये लाइट से इंटरेक्शन कर रहा है एक कंपाउंड, तो इसलिए इसको ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड कहेंगे। अगर राइट हैंड साइड रोटेट हो रही होगी लाइट तो इसको डेक्स्ट्रोरोटेटरी के नाम से जानते हैं, डी या प्लस से डिनोट करते हैं। अगर ये लेफ्ट हैंड साइड रोटेट हो रही होगी लाइट तो इसको हम लोग लीवो रोटेटरी के नाम से जानते हैं, इसको एल या माइनस से डिनोट करते हैं। तो अगर डेक्स्ट्रो या लियो हो रहा है तो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा, नहीं तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। थ्योरेटिकल अप्रोच ये है, वो तो प्रैक्टिकल अप्रोच था। थ्योरेटिकल अप्रोच ये है कि अगर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनता है तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा कंपाउंड। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज को समझने के लिए आप अपने राइट हैंड को मिरर के सामने रखिए, तो ऐसा लगेगा जैसे मिरर में आपका लेफ्ट हैंड दिख रहा हो, और दोनों को एक दूसरे पर अगर आप सुपर इम्पोज कीजिए, मतलब आप राइट हैंड को उठा करके लेफ्ट हैंड पर रखिए, तो कभी भी पूरी तरह से एक दूसरे को कवर नहीं करता है। तो ये कहाँ पाया जाता है? तो कहा जाता है कि ओल्ड कॉन्सेप्ट ये था कि अगर किसी में कायरल कार्बन है, उससे 4 एटमर ग्रुप डिफरेंट है। जैसे देखिए, कार्बन से ए बी सी डी 4 एटमर ग्रुप डिफरेंट जुड़े हुए हैं। तो अगर कायरल कार्बन किसी मॉलिक्यूल में पाया जाता है तो पहले कहा जाता था कि वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और अगर कायरल कार्बन नहीं पाया जाता तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। लेकिन अभी क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे कंपाउंड मिल गए जिनके पास कायरल कार्बन था फिर भी ऑप्टिकली इनएक्टिव थे, और बहुत सारे ऐसे भी कंपाउंड मिल गए जिनके पास कायरल कार्बन नहीं था, जैसे एलीन, स्पाइरेन और बाइफिनाइल, फिर भी वो ऑप्टिकली एक्टिव हो गए। तो क्या कारण है कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है? कैसे आप समझेंगे? तो इसको समझने के लिए मेन जो कॉन्सेप्ट है वो सिमेट्री का कॉन्सेप्ट आता है कि अगर मॉलिक्यूल में कोई किसी भी तरह की सिमेट्री पाई जाएगी तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, अगर सिमेट्री नहीं पाई जाएगी तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ये इशू रही नहीं गया कि सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनाता है कि नहीं बनाता है, इशू हो गया कि उसमें सिमेट्री पाई जा रही है कि सिमेट्री नहीं पाई जा रही है। तो कैसे हम समझेंगे कि मॉलिक्यूल में सिमेट्री है कि सिमेट्री नहीं है? देखिए, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का मिरर में हम लोग इमेज देख करके और बताते हैं कि ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज किस तरह से बनता है। तो ये देखिए, लेफ्ट और राइट हैंड हो गया, एक दूसरे पर उठा करके हम रखते हैं तो सुपर इम्पोज नहीं करता, तो इसको हम लोग कहते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। तो कैसे हम लोग ये समझेंगे कि कौन सा मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर देख करके थ्योरेटिकली कि लाइट को रोटेट करेगा कि लाइट को रोटेट नहीं करेगा? तो इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एग्जाम्पल्स की सहायता से समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं, फिर देखते हैं। ये लैक्टिक एसिड का एक एग्जाम्पल है। अगर इस स्ट्रक्चर के सामने मिरर रख दिया जाए तो देखिए इसका स्ट्रक्चर किस तरह से बन करके सामने आता है। ये देखिए स्ट्रक्चर मैं ड्रा कर रहा हूँ मिरर रख करके,
लैक्टिक एसिड के सामने। तो CO2H ऊपर हो गया, नीचे Me दिख रहा है उसके ठीक सामने मिरर के। एबव द प्लेन इसका OH आपको दिखेगा और बिलो द प्लेन आपको हाइड्रोजन दिखेगा। तो ये इसका मिरर इमेज है। इस मिरर इमेज को अब आप क्या कीजिए कि एक दूसरे पर उठा करके रखिए। तो अभी आप अगर इस मिरर इमेज को उठा करके रखते हैं तो क्या होता है, ये CO2H जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो OH के ऊपर जाएगा, जबकि CO2H जो है ये इन द प्लेन है तो OH के ऊपर जाएगा, तो सुपर इम्पोज नहीं करेगा क्योंकि वो एबव द प्लेन है। ठीक इसी तरह से आप देखेंगे कि मिथाइल भी सुपर इम्पोज नहीं करेगा। तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनेंगे दोनों स्ट्रक्चर, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। और इन दोनों स्ट्रक्चर्स को आपस में क्या कहेंगे, एक दूसरे का रिलेशन क्या होगा, इनको आपस में हम लोग इनैंशियोमर के नाम से जानते हैं। अभी जो एग्जांपल हमने लैक्टिक एसिड का लेकर के देखा है उसमें हम लोगों ने वेज एंड डैश फार्मूला से मिरर इमेज बना करके देखा। लेकिन अब आप ये दूसरे को एलानिन का एग्जांपल लेकर के देखिए और इसको हम लोग फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करके देखते हैं। इसलिए मैंने दो एग्जांपल लिख रखा है कि एक को सीधे वेज एंड डैश के रूप में देख लिया जाए लैक्टिक एसिड को, और दूसरे को एलानिन को हम लोग फिशर प्रोजेक्शन में भी कन्वर्ट करके देखें। तो फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्जन का तरीका मैंने अपने दूसरे वीडियो में बता रखा है, जो वीडियो सेकंड है उसमें कैसे कन्वर्ट करते हैं, इधर से देख लीजिए आप। और ये फिशर स्ट्रक्चर इसका बन करके सामने आएगा, COOH मिथाइल, और ये हो जाएगा H, ये हो जाएगा NH2। ये इसका फिशर प्रोजेक्शन बनेगा। इसकी नंबरिंग होगी 1, 2 एंड 3। अब इसके सामने अगर आप एक मिरर रख दीजिए, ऐसे मिरर रख दीजिए, तो इसका मिरर इमेज कैसे बन करके आएगा ये देखिए। ये हाइड्रोजन इस तरफ दिखेगा ठीक सामने इसके अपोजिट इसका NH2 दिखेगा, COOH यहाँ दिखेगा 1 नंबर, और मिथाइल जो CH3 है वो यहाँ दिखेगा। अभी आप देखिए ये 1, 2, 3। अब ये दो स्ट्रक्चर बन करके आपके सामने आ गए। स्ट्रक्चर फर्स्ट है, ये उसका मिरर इमेज स्ट्रक्चर सेकंड है। तो अगर इस स्ट्रक्चर सेकंड को उठा करके स्ट्रक्चर 1 पर रखिए तो देखिए ये H इस NH2 के ऊपर आएगा जो सुपर इम्पोज नहीं करेगा। इस तरह से NH2 इस H पर आएगा, सुपर इम्पोज नहीं करेगा, जबकि ये दोनों एक दूसरे को सुपर इम्पोज करेंगे क्योंकि ये दोनों सेम है। लेकिन हमने कहा था कि पूरा स्ट्रक्चर सुपर इम्पोज नहीं करना चाहिए, तो इसका मतलब कि ये मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बन रहा है। और इसलिए ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा और ये दोनों स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड सेकंड आपस में इनैंशियोमर कहलाएंगे। ये इनैंशियोमर हैं। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट होता है। अगर एक कार्बन है तो किस तरह से ऑप्टिकल एक्टिविटी शो होती है, किस तरह से नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनता है। तो इस तरह से दो बातें निकल करके सामने आई। एक तो ये कि अगर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनता है तो वो आपस में इनैंशियोमर कहलाएंगे, और इनैंशियोमर की प्रॉपर्टी एग्जैक्टली सेम होती है। जो एक स्ट्रक्चर अगर आप देखिए यहाँ पीछे थोड़ा घूम करके इस स्ट्रक्चर में, तो ये स्ट्रक्चर अगर डेक्स्ट्रो होगा, अगर ये फर्स्ट स्ट्रक्चर डेक्स्ट्रो होगा मान लीजिए, तो सेकेंड स्ट्रक्चर लीवो होगा। दोनों ही प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करेंगे बट इक्वली इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर ये मान लीजिए कि 25 डिग्री राइट हैंड साइड रोटेट कर रहा है तो डेफिनेटली ये 25 डिग्री लेफ्ट हैंड साइड रोटेट करेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज इनैंशियोमर कहलाते हैं, और वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। ये कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट है रेसमिक मिक्सचर का। अगर किसी भी इनैंशियोमर को आप देखिए, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड को देखिए जो इनैंशियोमर बने हैं, अगर 50% उसका डी, एक ही कंपाउंड का 50% डी और प्लस 50% एल आप ले लीजिए, एल का मिक्सचर बना दीजिए, तो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं करेगा। यद्यपि वो कंपाउंड में जो डी है वो भी और जो एल है वो दोनों ही ऑप्टिकली एक्टिव हैं, लेकिन दोनों का डिग्री ऑफ रोटेशन प्लेन पोलराइज्ड लाइट का एग्जैक्टली इक्वल एंड अपोजिट है। इसलिए दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएंगे। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को देखेंगे, इसमें एक से ज्यादा कायरल कार्बन है, मोर देन 1 कायरल कार्बन है और ऑप्टिकली एक्टिव भी है। इसमें देखिए आप 2,3 डाई हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड एक कंपाउंड का एग्जांपल है। दूसरा कंपाउंड है टेट्रोज जो ग्लूकोज का 4 मेंबर्ड कंपाउंड है। इस कंपाउंड को आप देखिए तो यहाँ कार्बन नंबर 2 C2 एंड C3 जो है वो कायरल कार्बन है। तो एक ही कंपाउंड में अगर
एक से ज्यादा कायरल कार्बन हो तो नंबर ऑफ जो आइसोमर्स होते हैं, जिसको हम लोग अगले टॉपिक पर भी पढ़ने वाले हैं, नंबर ऑफ आइसोमर्स मतलब कितने स्ट्रक्चर बनेंगे, वो होता है 2n, जहां n होता है नंबर ऑफ कायरल कार्बन के। तो चूंकि इसमें 2 कायरल कार्बन है इसलिए 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4, तो कह सकते हैं आप इसके 4 स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं। अब वो 4 स्ट्रक्चर को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? पहला तो ये है कि कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 में दोनों OH राइट हों, या दूसरा हो सकता है कि यही दोनों OH लेफ्ट साइड में आ जाएं, तो ये उसका मिरर इमेज होगा। अगर आप देखेंगे तो ये उसका मिरर इमेज होगा। अगर दूसरा स्ट्रक्चर आप देखिए तो इसका मिरर इमेज आप बना दीजिए CH2OH OHH एंड OHH। ये देखिए स्ट्रक्चर फर्स्ट ये है, ये स्ट्रक्चर सेकंड है, और ये मिरर इमेज है दोनों एक दूसरे के और नॉन सुपर इम्पोजेबल हैं, तो ये दोनों आपस में इनेंसियोमर कहलाएंगे। इनेंसियोमर एक स्ट्रक्चर पॉसिबिलिटी है 2 स्ट्रक्चर की। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि अगर 2 नंबर का OH राइट हैंड साइड हो तो 3 नंबर का लेफ्ट हैंड साइड हो, या 3 नंबर का राइट हैंड साइड हो तो 2 नंबर का लेफ्ट हैंड साइड हो, तो ऐसे स्ट्रक्चर को भी हम बना सकते हैं। इस तरह से आप देखिए कि हमने 2 स्ट्रक्चर के बाद जो तीसरा स्ट्रक्चर बनाया, उस तीसरे स्ट्रक्चर में क्या है, कायरल कार्बन पर 2 नंबर पर OH राइट हैंड साइड है जबकि 3 नंबर पर OH लेफ्ट हैंड साइड है। अब अगर इसका आप मिरर इमेज बनाएं तो ये स्ट्रक्चर बन करके सामने आता है। इसमें 2 नंबर पर लेफ्ट हो जाता है और 3 नंबर पर राइट हैंड साइड हो जाता है OH। तो ये दोनों स्ट्रक्चर आपस में, ये थर्ड एंड फोर्थ, ये भी आपस में इनेंसियोमर हैं, ये इनेंसियोमर हैं और नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बना रहे हैं। तो आप देखिए कि 4 स्ट्रक्चर पॉसिबल हो गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, और ये सभी ऑप्टिकली एक्टिव हैं, ऑल आर ऑप्टिकली एक्टिव। आगे चल करके हम देखेंगे कि अगर स्ट्रक्चर फर्स्ट स्ट्रक्चर थर्ड को कंपेयर करें तो ये तो आपस में मिरर इमेज भी नहीं होते और आपस में सुपर इम्पोज भी नहीं करते, तो इन दोनों को हम लोग डायस्टीरियोमर के नाम से जानते हैं, जो आगे चल करके हम लोग देखेंगे। तो अभी हम लोग देखते हैं ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को जिसमें एक से ज्यादा कायरल कार्बन है लेकिन ऑप्टिकली इनएक्टिव है, मेजो कंपाउंड। तो ये देखिए टार्टरिक एसिड का एक एग्जांपल हमने ले रखा है। इसमें टार्टरिक एसिड में आप देखिए कुल मिलाकर के कार्बन नंबर 2 C2 एंड C3 ये दोनों ही कायरल हैं, क्योंकि दोनों से चारों एटॉमिक ग्रुप डिफरेंट है। देखिए कार्बन नंबर 2 पर एक OH है, H है, CH, इधर 3 नंबर पर इतना बड़ा ग्रुप लगा हुआ है। तो आप कह सकते हैं कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 आर कायरल कार्बन। अगर कायरल कार्बन है तो नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने होंगे, 2 की पावर 2, क्योंकि 2 कायरल कार्बन है जिसे पीछे हमने एक्सप्लेन किया, तो कुल 4 आइसोमर पॉसिबल होंगे। एक आइसोमर ये हो गया, दूसरा आइसोमर इसका ये बनेगा जब दोनों OH लेफ्ट हैंड साइड हो जाए। तो ये देखिए सेकंड स्ट्रक्चर है, फर्स्ट स्ट्रक्चर जहां दोनों OH राइट हैंड साइड है, इसका मिरर इमेज ये मिरर है। अगर मिरर इमेज बना दिए तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड दिखेगा। एक स्ट्रक्चर ये पॉसिबल होगा, तीसरा स्ट्रक्चर ये पॉसिबल होगा कि OH राइट हो 2 नंबर का तो 3 नंबर का लेफ्ट हो, या 3 नंबर का लेफ्ट हो तो 2 नंबर का राइट हो। ऐसे भी आप बना सकते हैं, तो इसको बना करके हम लोग देखते हैं। तो अब देखिए इस स्ट्रक्चर थर्ड को देखिए और स्ट्रक्चर फोर्थ को देखिए। कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, कार्बन नंबर 2 पर OH राइट हैंड साइड है तो 3 नंबर पर लेफ्ट हैंड साइड है। इसका मिरर इमेज आप बनाएंगे तो कार्बन नंबर 2 पर लेफ्ट हो जाता है और कार्बन नंबर 3 पर राइट हो जाता है। ये 4 स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, लेकिन इन 4 स्ट्रक्चर का जब प्रैक्टिकली देखा गया तो कार्बन ये स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड स्ट्रक्चर सेकंड जो थे वो ऑप्टिकली इनएक्टिव मिले, और ये स्ट्रक्चर थर्ड और स्ट्रक्चर फोर्थ जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव मिले। तो इसके पीछे क्या कारण है, जबकि कायरल कार्बन है इसके बाद भी फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों हो गए? तो इसका एक बहुत सिंपल रीजन है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। यहाँ एक सिमेट्री है, आप देखिए अगर यहाँ आप मिरर रख दीजिए तो आधा आधे का मिरर इमेज हो जाएगा। इसको आप देख लीजिए, ये 1, 2, 3, 4 2 नंबर 3 नंबर का मिरर इमेज है, यहाँ OH है, यहाँ OH है, H है। ये पूरा मिरर इमेज जो है सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बन जाता है। तो यही कंडीशन फर्स्ट में भी दिखती है, कंडीशन सेकंड में भी दिखती है, इसलिए ये दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाते हैं। जबकि कार्बन स्ट्रक्चर थर्ड और स्ट्रक्चर फोर्थ जो है ऑप्टिकली एक्टिव हो जाते हैं। अभी डिस्कस किया नंबर ऑफ आइसोमर्स, कितने आइसोमर्स होंगे, तो नंबर ऑफ आइसोमर्स होंगे 2 की पावर n। जैसा हम लोगों ने कहा कि अगर एक कार्बन है और n, जहाँ n क्या है कायरल कार्बन है,
तो अगर एक कार्बन है कायरल, सपोज कीजिए कि n की वैल्यू 1 है तो 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं। अगर n की वैल्यू 2 है तो 4 स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं। जैसा पीछे हम लोगों ने डिस्कस किया अभी टेट्रोज के केस में कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल होंगे, उसमें डायस्टीरियोमर कितने होंगे। डायस्टीरियोमर उसको कहते हैं जो नॉन सुपर इम्पोजेबल, जो नाइदर मिरर इमेज होते हैं ना सुपर इम्पोजेबल होते हैं। ये होते हैं 2 की पावर n-1, जहाँ n नंबर ऑफ कायरल कार्बन है। तो अगर n की वैल्यू यहाँ आपको 2 मिल रही है तो डायस्टीरियोमर की संख्या हो जाएगी 2 इज इक्वल टू 2 की पावर n इज इक्वल टू 2। तो यहाँ 2 डायस्टीरियोमर आपको दिखेंगे, जो पीछे हम लोगों ने देखा अभी कि कैसे डायस्टीरियोमर हमको देखते थे। ये देखिए, ये इसमें आप देखिए ये एक डायस्टीरियोमर हो गया, फर्स्ट एंड सेकंड डायस्टीरियोमर। इसी तरह से थर्ड एंड फोर्थ डायस्टीरियोमर। तो 2 डायस्टीरियोमर मिले अगर 2 कायरल कार्बन है तो। डायस्टीरियोमर की खासियत ये है कि दे आर नाइदर मिरर इमेज नॉर सुपर इम्पोजेबल। वो मिरर इमेज भी नहीं होते हैं और सुपर इम्पोज भी नहीं करते हैं। मैं एक एग्जांपल लेकर के फिर से टेट्रोज का एग्जांपल लेकर के एक्सप्लेन करना चाहूंगा, जैसे पीछे हमने एक्सप्लेन जो टेट्रोज एग्जांपल पीछे हमने एक्सप्लेन किया उसमें कंपेयर करते हैं। अगर हम फर्स्ट और थर्ड को, आप कंपेयर कीजिए फर्स्ट और थर्ड को। ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है, जो पीछे हमने एक्सप्लेन किया है थर्ड स्ट्रक्चर है। तो दोनों में क्या आपको दिखता है कि ये दोनों स्ट्रक्चर अगर आप यहाँ मिरर रख दीजिए मान लीजिए, तो ये मिरर इमेज भी नहीं है एक दूसरे के, क्योंकि मिरर इमेज नहीं बना रहे हैं तो दोनों मिरर इमेज भी नहीं है। और अगर आप इसको उठा करके इस स्ट्रक्चर के पूरे स्ट्रक्चर पर रखिए, पूरा स्ट्रक्चर ही, तो सुपर इम्पोज भी नहीं करते। तो इसको हम लोग कहते हैं नाइदर मिरर इमेज नॉर सुपर इम्पोजेबल। तो ये हो गया डायस्टीरियोमर। और डायस्टीरियोमर की खासियत ये है कि डायस्टीरियोमर की प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, इसलिए सेपरेशन आसान है। एक रिजोल्यूशन ऑफ इनेंशियोमर का हम लोगों को अलग से टॉपिक पढ़ना है कि अगर 2 इनेंशियोमर आपस में मिले हुए हैं तो किसी एक्टिव कंपाउंड के इनेंशियोमर अगर 50-50% मिले हैं तो कैसे आप सेपरेट करेंगे। तो नॉर्मल मेथड से सेपरेशन आसान नहीं है, जबकि अगर उसकी का डायस्टीरियोमर बना दिया जाए तो डायस्टीरियोमर की प्रॉपर्टी अलग होती है, इसलिए इनका सेपरेशन आसान है। जब प्रॉपर्टी की बात आती है तो बात फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी की होती है। तो जो कंक्लूजन निकल करके सामने आया कि कुछ कंपाउंड्स ऐसे थे जो कायरल थे, इसके बाद भी ऑप्टिकली इनएक्टिव दिखे, जैसे मीजो टार्टरिक एसिड। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी कंपाउंड हैं जो जिनके पास कायरल कार्बन नहीं है, डज नॉट हैव कायरल कार्बन, जो एलीन, स्पाइरेन और बाइफेनाइल, इसके बाद भी ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। एलीन, स्पाइरेन और बाइफेनाइल को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे अलग से, चूंकि बड़ा टॉपिक है इसलिए इसको अलग से स्टडी किया जाएगा। तो इसलिए ये कंक्लूजन ये है कि कोई जरूरी नहीं है कि कायरल कार्बन हो तो ऑप्टिकली एक्टिव हो, और ये भी कोई जरूरी नहीं कि कायरल कार्बन न हो तो ऑप्टिकली एक्टिव हो। तो कॉन्सेप्ट क्या है ऑप्टिकल एक्टिविटी का, इस बेसिस पर हम समझेंगे कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो इट डिपेंड्स अपॉन सिमेट्री। अगर मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक है, उसमें कोई सिमेट्री नहीं है, तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अगर उसमें कोई सिमेट्री है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। और उसका मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल होना कोई बहुत महत्वपूर्ण क्राइटेरिया नहीं रह गया, क्योंकि मीजो टार्टरिक एसिड में आपने देखा था कि मीजो टार्टरिक एसिड नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बना रहा था, इसके बाद भी ऑप्टिकली इनएक्टिव था। तो मेन क्राइटेरिया आ गई उसकी सिमेट्री पर। तो आगे हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज सिमेट्री, हाउ टू राइट द सिमेट्री, सिमेट्री को कैसे लिखेंगे, हम सिमेट्री को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। हम समझते हैं कि सिमेट्री क्या होती है और सिमेट्री का ऑप्टिकल एक्टिविटी से क्या रिलेशन होता है, इसको हम लोगों को समझना है। तो सिमेट्री को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग कहते हैं कि सिमेट्री केमिस्ट्री का टर्म नहीं है, सिमेट्री मैथमेटिक्स का एक टर्म है। और उसमें सिमेट्री में कहा जाता है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का, चाहे ऑर्गेनिक कंपाउंड ही क्यों हो या कोई भी ऑब्जेक्ट आपके सामने हो, उसका आधा पार्ट उसके दूसरे आधे पार्ट के एग्जैक्टली सिमिलर हो, तो उसको हम लोग कहते हैं कि ये सिमेट्रिकल है। जैसे हमारी बॉडी सिमेट्रिकल होती है, अगर अपनी बॉडी को, ह्यूमन बॉडी को आप ऊपर से ऐसे काट दीजिए वर्टिकली, तो 2 पार्ट में एग्जैक्टली डिवाइड होगा, लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो कह सकते हैं कि ऐसा कंपाउंड या ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका हाफ पोर्शन उसके अंदर हाफ पोर्शन के एग्जैक्टली सिमिलर हो, उसको हम लोग सिमेट्रिकल कहते हैं। और यहाँ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में ऑप्टिकल एक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सिमेट्री हम लोग पढ़ते हैं वो 4 तरह की सिमेट्री है। पहला एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जिसको हम लोग CN से डिनोट करते हैं। दूसरा कहते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री, जिसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। तीसरा सेंटर ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ इनवर्जन, जिसको CI से डिनोट करते हैं।
और चौथा है अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसको हम लोग SN से डिनोट करते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड वगैरह में से कोई भी सिमेट्री मौजूद है तो वो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। चलिए हम सिमेट्री को समझते हैं। सिमेट्री को समझने के लिए हम लोग कहा जाता है कि मॉलिक्यूल आपका कंपाउंड जो है वो दो तरह का हो सकता है, प्लेनर भी हो सकता है और नॉन प्लेनर हो सकता है। मैंने H2 एक एग्जांपल लिया है जो नॉन प्लेनर कंपाउंड है। तो हम लोग करते क्या है, मॉलिक्यूल के से एक हम लोग एक्सिस पास करते हैं। ये H2O है, यहाँ से हमने एक एक्सिस पास कर दिया और ये इसको मान लीजिए हमने डिफरेंस करने के लिए इसको HA लिख दिया, इसको HB लिख दिया, तो आपको दो अलग अलग दिख रहा है कि दोनों अलग अलग है। अब इस मॉलिक्यूल को आप 360 डिग्री रोटेट कर दीजिए, मतलब एक राउंड पूरा इसको घुमा दीजिए, तो आपको क्या दिखता है। जब आप रोटेट करते हैं तो आपको ये दिखता है कि 360 रोटेशन में पहले आपको HA दिख रहा था, अब HB यहाँ आ गया और HA यहाँ चला गया। मतलब ये रोटेट अगर आपने किया तो 180 डिग्री जैसे ही पहुंचा, 180 डिग्री रोटेट करने पर ये दोनों ही अपनी पोजीशन चेंज कर लिए। तो आपको कह सकते हैं कि हाइड्रोजन का दो बार सिमिलर अपीयरेंस दिख रहा है। एक बार ये हाइड्रोजन दिख रहा है HA का, एक बार HB का। तो आप कह सकते हैं कि जितनी बार सिमिलर अपीयरेंस दिखता है वही उसकी N की वैल्यू होती है। तो इसको हम लोग कहते हैं इसमें C2 एक्सिस पाई जाएगी। इसी तरह से हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ये NH3 कंपाउंड है, इसमें 3 हाइड्रोजन है और एक जानते हैं आप लोग कि लोन पेयर होता है इस तरह से। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इससे एक एक्सिस पास कर देते हैं, मॉलिक्यूल से हमने एक एक्सिस पास कर दिया और इन तीनों को हम डिफरेंस कर देते हैं, A B C। 3 इसलिए कर दिए ताकि आपको पता चले कि कौन अलग अलग दिख रहा है। अब इस मॉलिक्यूल को आप 360 डिग्री रोटेट कर दीजिए, पूरा एक राउंड रोटेट कर दीजिए, तो आपको तीन बार, एक बार HA दिखता है, एक बार HB दिखता है आपके सामने, एक बार HC दिखता है। तो 3 बार सिमिलर अपीयरेंस दिखता है। तो इसमें हम लोग कहते हैं कि इसमें C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री पाई जाएगी। एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं BH3 का। ये BH3 का एग्जांपल हमने ले रखा है, लेकिन एक बात हमने बताया कि किसी भी कंपाउंड में अगर आप एक्सिस पास करने की बात करें तो एक्सिस वर्टिकल प्लेन में भी पास हो सकती है, एक्सिस हॉरिजॉन्टल प्लेन में भी पास हो सकती है। तो देखिए, अगर देखिए हम यहाँ वर्टिकल प्लेन में अगर एक्सिस पास करते हैं और इसको 360 डिग्री हम रोटेट करते हैं इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में, तो आपको 3 बार सिमिलर अपीयरेंस हाइड्रोजन का दिखता है। एक बार HA दिखेगा, एक बार HB दिखेगा, एक बार HC दिखेगा। तो आप कह सकते हैं कि इसमें C3 एक्सिस पॉसिबल है। लेकिन अभी किसी और ने कहा कि नहीं, मुझे तो एक्सिस हॉरिजॉन्टल प्लेन में पास करना है, तो आप यहाँ से एक्सिस पास कर सकते हैं। तो यहाँ से एक्सिस पास करेंगे तो ये B और C में आप देखिए कि C से तो एक्सिस पास हो गई। अब अगर इसको आप रोटेट करेंगे 360 डिग्री इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में, तो आपको एक बार HA दिखेगा, एक बार HB दिखेगा। तो आप कह सकते हैं कि इधर से C2 एक्सिस पॉसिबल है। इसी तरह से आप चाहें तो HB से एक्सिस पास कर दीजिए, तो आपको HA और HC दिखेगा तो भी C2 होगा। आप चाहें तो यहाँ से एक्सिस पास कर दीजिए तो आपको HB और HC दिखेगा तो भी C2 एक्सिस पॉसिबल होगा। तो आप कह सकते हैं कि इसमें 3 C2 एक्सिस पॉसिबल हैं, 3 C2 एक्सिस पॉसिबल हैं और 1 C3 एक्सिस पॉसिबल है। तो जब ऐसी कंडीशन आती है कि किसी मॉलिक्यूल या किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा एक्सिस की पॉसिबिलिटी होती है, तो प्रिंसिपल एक्सिस किसको कहेंगे, Cn की वैल्यू कौन होगी। तो कहा जाता है कि जहां n का वैल्यू हाईएस्ट हो, हाईएस्ट ऑर्डर होता है जहां, वही उसका प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है। तो इसमें C3 एक्सिस पाई जाएगी, इसी को प्रिंसिपल एक्सिस हम कहेंगे, C2 को प्रिंसिपल एक्सिस नहीं कहेंगे। अब हम देखते हैं कि CH4 मेथेन जो होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव क्यों नहीं होता है। तो बात हुई है कि अगर कोई भी सिमेट्री पाई जाएगी तो वो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। CH4 के स्ट्रक्चर को आप देखिए, इस तरह से स्ट्रक्चर होता है CH4 का। चूंकि टेट्राहेड्रल कंपाउंड है तो एक कार्बन है यहाँ बीच में, हाइड्रोजन हो गया, यहाँ भी हाइड्रोजन हो गया और यहाँ भी हाइड्रोजन हो गया। तो अब आप क्या करेंगे, अगर यहाँ से आप एक एक्सिस पास करते हैं तो इस हाइड्रोजन से एक्सिस पास हो गया है A, B और C, 3 हाइड्रोजन हैं। तो जब अगर इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में आप मॉलिक्यूल को 360 डिग्री रोटेट करेंगे तो आपको एक बार HA दिखेगा, एक बार HB दिखेगा, एक बार HC दिखेगा और HD नहीं दिखेगा क्योंकि वो तो एक्सिस पर है। तो आप कह सकते हैं कि इसमें C3 एक्सिस पाई जाएगी। सेम कंडीशन, ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन अगर आप देखिए, यही एक्सिस आप अगर यहाँ से पास कर दीजिए HA से, तो आपको HB, HC और HD दिखाई देंगे।
ये भी C3 एक्सिस हो गया। अगर आप यही एक्सिस B से पास कर दीजिए तो आप रोटेट करेंगे तो आपको HA, HC और HD दिखाई देंगे, ये भी C3 एक्सिस होगा। अगर यही एक्सिस आप C से पास कर दीजिए तो चौथी कंडीशन भी यही होगी कि आपको HA, HB और HD दिखाई देंगे, तो ये भी C3 एक्सिस होगा। तो आप कह सकते हैं कि मेथेन के केस में 4 C3 एक्सिस पॉसिबल हैं और कोई एक भी अगर सिमेट्री पॉसिबल है तो ऑप्टिकली इनेक्टिव होगा, जबकि मेथेन के केस में तो 4 C3 एक्सिस पॉसिबल हैं तो ये ऑप्टिकली इनेक्टिव होगा। लेट एंदर एक्सिस दैट इज कॉल्ड प्लेन ऑफ सिमेट्री। दूसरी सिमेट्री हम लोग पढ़ते हैं, इसको हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं, इसको सिग्मा से डिनोट किया जाता है। बेसिकली ये तीन तरह का होता है, सिग्मा भी, सिग्मा एच और सिग्मा डी। सिग्मा भी का मतलब होता है, यहाँ भी का मतलब होता है अगर मिरर को वर्टिकल प्लेन में रखा जाए, और एच का मतलब होता है कि अगर मिरर को हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा जाए, और डी का मतलब होता है डाइहेड्रल प्लेन में रखा जाए। तो हम तीनों का एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं कि किस तरह से किसको क्या। चलिए अलग अलग एग्जाम्पल लेकर के हम देखते हैं। चलिए अलग अलग एग्जाम्पल लेकर के हम देखते हैं कि किसमें कौन सी सिमेट्री है। वाटर मॉलिक्यूल है, ये प्लेनर नहीं है, नॉन प्लेनर है। तो इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं कि इसमें दो वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाएगी। कैसे? ये देखिए, ये हॉरिजॉन्टल है। अगर आप यहाँ एक ऐसे मिरर रख दीजिए, ये मिरर रखिए, तो देखिए ये हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन का मिरर इमेज होगा, तो ये सिग्मा भी कहलाएगा। एक ऐसा हो सकता है, दूसरा ऐसा हो सकता है कि मॉलिक्यूल का मिरर आप ऐसे रखिए कि दोनों हाइड्रोजन को आधा आधा, देखिए हाइड्रोजन को क्रॉस करते हैं, इस बॉन्ड को आधा काटते हो, ऑक्सीजन को आधा काटते हो, हाइड्रोजन काटते हो जाए, तो आप कहते हैं मॉलिक्यूल को काट दिया आपने बीच से और दो पार्ट में डिवाइड हो गया, तो ये भी सिग्मा भी हो गया। तो आप कह सकते हैं कि इसके केस में 2 सिग्मा भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अब ये दूसरा एग्जाम्पल हमने ले रखा है इथिलीन का। इसमें आप देखिए ये प्लेनर मॉलिक्यूल है, तो इस प्लेनर, ये H2O नॉन प्लेनर था, ये भी हमने प्लेनर का एग्जाम्पल ले रखा है। तो इसमें एक पॉसिबिलिटी है कि आप यहाँ ऐसे वर्टिकल प्लेन रख दीजिए, तो ये सिग्मा भी प्लेन ऑफ सिमेट्री शो करेगा। आप चाहें तो ऐसे भी रख सकते हैं वर्टिकल प्लेन, तो ये भी सिग्मा भी शो करेगा। और आप चाहें तो पूरे को ही एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे रख दीजिए, मॉलिक्यूल को हॉरिजॉन्टली आधा काट दीजिए। इसका मतलब यह है कि हाइड्रोजन दो पार्ट में कट जाएगा, ये बॉन्ड जो आपको दिख रहा है कार्बन के बीच में, ये भी बीच से कट जाएगा, ये सब हाइड्रोजन आधा बीच से कट जाएगा, ये बॉन्ड भी, ये कार्बन दो टुकड़ों में कट जाएगा, दोनों बॉन्ड आधा आधा करते चले जाएंगे, तो इसको कहेंगे सिग्मा एच। तो आप कह सकते हैं कि इसमें सिग्मा भी मौजूद है एंड सिग्मा एच प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है। अगर आप इसमें देखिए, इस मॉलिक्यूल में देखिए, तो इस मॉलिक्यूल में आप देखिए, आप इसमें वर्टिकल प्लेन अगर रखते हैं, मिरर रखते हैं, तो वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री भी शो करेगा। अगर आप इसमें हॉरिजॉन्टल रखते हैं ऐसे, तो ये सिग्मा एच भी शो करेगा। तो इसमें सिग्मा भी मौजूद है और सिग्मा एच भी, दोनों तरह की सिमेट्री पाई जाएगी। इस तरह से BH3 में आप देखिए 3 सिग्मा भी आपको मिलेंगे और 1 सिग्मा एच आपको मिलेगा। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देख करके कि किसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जा रही है, किसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं पाई जा रही है, वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जा रही है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जा रही है। अब एक एग्जांपल मैं और लेता हूं बेंजीन का, जिसमें तीनों सिमेट्री एक साथ आपको देखने को मिलेंगे। बेंजीन को आप देखिए, ये बेंजीन है और बेंजीन की नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। ये इसमें सभी कार्बन पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसलिए प्लेनर है, मतलब सभी एटम ग्रुप चाहे कार्बन हो चाहे हाइड्रोजन सब प्लेन पर मौजूद हैं। तो जो कंपाउंड प्लेनर होता है उसमें पॉसिबिलिटी हमेशा सिग्मा एच की रहती है। तो इसमें अगर आप एक ऐसे मिरर रख दीजिए, एक ऐसा मॉलिक्यूल को हाफ ऐसे पूरा काट दीजिए, आप मॉलिक्यूल को कहते हैं कि इसे, ये मॉलिक्यूल है, या ऐसे हमने क्रॉस किया कि पूरा हाइड्रोजन बॉन्ड कार्बन सब डिवाइड हो गए, तो इसमें सिग्मा एच प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है। अब अगर आप ऐसे खड़े खड़े मॉलिक्यूल को यहाँ से मिरर पास कर दीजिए, तो देखिए ये 6 नंबर 5 नंबर का मिरर इमेज, 1 नंबर 4 नंबर का मिरर इमेज, 2 नंबर 3 नंबर का मिरर इमेज, ये हाइड्रोजन इसका मिरर इमेज, सभी हाइड्रोजन इस तरह के मिरर इमेज। तो आप कह सकते हैं कि ये हमने जो पास किया है वर्टिकल प्लेन, ये
किसी एटम से होकर के नहीं गुजरा है, दो एटम के बीच से। देखिए कार्बन नंबर 5 और 6 के बीच से, 3 और 4 के बीच से। ऐसे प्लेन को हम लोग कहते हैं डाईहेड्रल प्लेन, इसलिए इसको कहते हैं सिग्मा डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद अगर आप चाहें तो वर्टिकल प्लेन आप ऐसे खड़ा करके यहाँ रखिए 1 नंबर होते हुए 4 नंबर, ये वर्टिकल प्लेन है आपका। अगर आप इस वर्टिकल प्लेन को ऐसे क्रॉस कर दीजिए, ऐसे वर्टिकल प्लेन रख दीजिए, तो देखिए 6 नंबर जो है 2 नंबर का मिरर इमेज हो जाएगा, 5 नंबर 3 नंबर का मिरर इमेज हो जाएगा, 4 नंबर 1 नंबर कट गए हैं, तो सिग्मा भी प्लेन। तो आप कह सकते हैं कि बेंजीन में सिग्मा भी मौजूद है, सिग्मा एच भी है और सिग्मा डी भी पाया जाता है। तो सभी तरह के प्लेन ऑफ सिमेट्री हैं, इसलिए ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव आपको दिखता है। सेंटर ऑफ इन्वर्जन और सेंटर ऑफ सिमेट्री को समझने का सबसे सिंपल तरीका यह है कि मॉलिक्यूल का सेंटर आप देखिए और किसी भी डायरेक्शन में मूव कीजिए। सपोज कीजिए कि मैं इस डायरेक्शन में मूव करता हूं और हमको यहाँ हाइड्रोजन मिलता है, उसी के इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में अगर मैं यहाँ मूव करता हूं तो वहां भी हाइड्रोजन मिलता है, इसका मतलब उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री मौजूद है। आप यहाँ से देखिए, मैं इस तरफ मूव करता हूं तो हमको क्लोरीन मिलता है, इक्वल एंड अपोजिट उतने ही अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता हूं तो हमको यहाँ क्लोरीन मिलता है। इसी तरह से आप इस कार्बन और इस कार्बन को लेकर के देखिए, ये टॉप पर है, अगर यहाँ से हम चले यहाँ सेंटर पर फ्लोरीन है, उतना ही अपोजिट आ जाए तो यहाँ फ्लोरीन है, इसका मतलब इसमें सेंटर ऑफ इन्वर्जन और सेंटर ऑफ सिमेट्री मौजूद है। तो ये है सेंटर ऑफ सिमेट्री का कॉन्सेप्ट। एक और बात है, सेंटर ऑफ सिमेट्री इज इक्विवेलेंट टू टू फोल्ड अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। जब हम अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री बताएंगे तो उसमें उसकी चर्चा करेंगे। तो इस तरह से आप कंपाउंड में देखिए कि क्या उसमें सेंटर ऑफ इन्वर्जन या सेंटर ऑफ सिमेट्री मौजूद है। अगर मौजूद है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, अगर मौजूद नहीं तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। एक सिमेट्री है एसन, जिसको हम लोग कहते हैं अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसको एसन से डिनोट किया जाता है। इसमें होता क्या है कि मॉलिक्यूल से एक आप एक्सिस पास कीजिए और उस मॉलिक्यूल के उस एक्सिस के क्रॉस रोटेट कीजिए थीटा डिग्री। दिस थीटा डिग्री में बी 90 डिग्री, में बी 120 डिग्री, इट में बी 270 डिग्री, इट में बी 180 डिग्री, एनीथिंग। हमको कुल मिलाकर के 360 डिग्री तक रोटेट करके देखना है कि कितनी बार ऐसी कंडीशन होती है। तो पहले हम लोग करना क्या है कि मॉलिक्यूल से एक एक्सिस पास करते हैं और उससे थीटा डिग्री उसको रोटेट करते हैं। फिर इसके बाद क्या करते हैं कि जो एक्सिस हमने मॉलिक्यूल से पास किया था उसके परपेंडिकुलर एक मिरर रखते हैं और उसमें उस कंपाउंड का, जो कंपाउंड बन करके आया रोटेशन के बाद, उसका मिरर इमेज हम लोग देखते हैं और ये कंपेयर करते हैं कि फर्स्ट कंपाउंड था और ये सेकेंड कंपाउंड था, इसका मिरर इमेज बना जो थर्ड कंपाउंड होगा। अब फर्स्ट और थर्ड को आप देखिए कि क्या सेम है। अगर ये फर्स्ट और थर्ड सेम है, समझ लीजिए अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री उसमें मौजूद है। अगर ये फर्स्ट थर्ड सेम नहीं, समझिए अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री मौजूद नहीं है। तो चलिए इसको हम लोग एक एग्जांपल के सहायता से, हेल्प से देखते हैं। एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल को देखिए। यहाँ सेंटर्स मैंने एक सेंटर्स होते हुए एक एक्सिस पास कर रखा है, उस मॉलिक्यूल को मैं इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में 180 डिग्री रोटेट करता हूँ तो देखता हूँ कैसा स्ट्रक्चर निकल करके सामने आता है। ये 1 2 3 4 है। अब रोटेशन के बाद देखिए क्या, ये देखिए इस स्ट्रक्चर को 180 डिग्री रोटेट किया तो आप देखिए एक नंबर अगर यहाँ 2 नंबर तक पहुंचे तो 90, 3 नंबर तक पहुंचे तो 180। इसका मतलब एक नंबर यहाँ आ जाएगा, इसी तरह से 2 नंबर यहाँ, 3 नंबर यहाँ और 4 नंबर यहाँ आ गया। तो एक नंबर पर जो पोजीशन जैसी है वैसी हम लिखते हैं। एक नंबर देखिए फ्लोरीन नीचे, फ्लोरीन नीचे लिख दिया, हाइड्रोजन ऊपर था, हाइड्रोजन ऊपर लिख दिया, क्योंकि मॉलिक्यूल को रोटेट कर रहे हैं। उसके एटम आर ग्रुप जैसे जुड़े हुए हैं वैसे ही हैं। तो 2 नंबर में फ्लोरीन नीचे, हाइड्रोजन ऊपर, यहाँ लिख दिया। 3 नंबर में आप देखिए फ्लोरीन ऊपर था, ऊपर लिख दिया, हाइड्रोजन नीचे था, नीचे लिख दिया। और 4 नंबर में हाइड्रोजन नीचे था, हाइड्रोजन नीचे लिख दिया, फ्लोरीन नीचे था, ऊपर था, ऊपर लिख दिया। अब यहाँ हम एक मिरर रखते हैं और मिरर रख करके इसका मिरर इमेज बना करके देखते हैं कि कैसा दिखता है। ये देखिए इसका मिरर इमेज, ये थर्ड स्ट्रक्चर है। ये सेकंड स्ट्रक्चर था जो 180 डिग्री रोटेट हुआ था, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है। जो मिरर इमेज बन करके आया आप देखिए 4 नंबर में Cl हाइड्रोजन नीचे की तरफ है तो सामने ही दिखेगा, और Cl ऊपर की तरफ है तो अपोजिट दिखेगा। इस तरह से 3 नंबर में देखिए मिरर के ठीक सामने हाइड्रोजन पड़ रहा है तो सामने हाइड्रोजन दिखेगा, और मिरर के इधर पीछे तरफ फ्लोरीन है तो यहाँ पीछे की तरफ दिखेगा। इस तरह से 1 नंबर में आप देखिए सामने ही फ्लोरीन है इसलिए मिरर के सामने ही दिखेगा। अब हाइड्रोजन अपोजिट इसलिए अपोजिट दिखेगा। इस तरह से 2 नंबर में क्लोरीन मिरर के ठीक सामने इसलिए सामने दिख रहा है, हाइड्रोजन अपोजिट इसलिए अपोजिट दिख रहा है। तो इन दोनों स्ट्रक्चर को आप देखिए। अब स्ट्रक्चर फर्स्ट स्ट्रक्चर सेकंड थर्ड को आप कंपेयर कीजिए। देखिए इस पोजीशन पर फ्लोरीन ऊपर हाइड्रोजन नीचे है, तो इस पोजीशन पर फ्लोरीन ऊपर हाइड्रोजन नीचे है। इस तरह से इस पोजीशन पर आप देखिए क्लोरीन ऊपर है हाइड्रोजन नीचे है, तो यहाँ भी क्लोरीन ऊपर हाइड्रोजन नीचे है। अब नंबरिंग पर मत जाइए। इस तरह से यहाँ आप देखिए हाइड्रोजन ऊपर है फ्लोरीन नीचे है, तो यहाँ भी हाइड्रोजन ऊपर है फ्लोरीन नीचे रहे।
इस तरह से यहाँ आप देखिए हाइड्रोजन ऊपर है, क्लोरीन नीचे है, तो यहाँ भी हाइड्रोजन ऊपर है, क्लोरीन नीचे है। तो आप कह सकते हैं कि फर्स्ट स्ट्रक्चर एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा कि थर्ड स्ट्रक्चर है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं एशन। इसको हम लोग एशन से डिनोट करते हैं। चूंकि 180 डिग्री रोटेट किया हमने, तो एक बार ऐसी सिचुएशन आई, इसलिए 360 रोटेट करेंगे तो आपको 2 बार ऐसी सिचुएशन आएगी। तो आप कह सकते हैं कि एसन की वैल्यू S2 हो जाएगी। इसको हम लोग कहेंगे टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसमें पाई जाएगी। देखिए इसको हम लोग कहेंगे, मैंने अलग कलर से दिखाया, इसमें टू फोल्ड अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री पाई जाएगी इस मॉलिक्यूल में। इस तरह से किसी मॉलिक्यूल में देखिए, फर्स्ट थर्ड को कंपेयर करके हमने देखा, किसी मॉलिक्यूल में आप देख सकते हैं कि अगर ऐसी सिमेट्री पाई जा रही है तो समझ लीजिए कि वो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो। अब एक लास्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं, एसिमेट्रिक सिंथेसिस। एसिमेट्रिक सिंथेसिस का मतलब होता है कि मॉलिक्यूल अगर सिमेट्रिकल हो, जैसे ये मॉलिक्यूल देखिए आप सिमेट्रिकल है, इसमें कोई कायरल कार्बन मौजूद नहीं है। इसको अगर हम किसी भी ऐसे कंपाउंड में कन्वर्ट करने जा रहे हैं जो कायरल कार्बन बना रहा हो, तो उसको हम लोग कहेंगे एसिमेट्रिक सिंथेसिस या एसिमेट्रिक कंपाउंड बनने जा रहा है। आप कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल कंपाउंड से एसिमेट्रिकल कंपाउंड की सिंथेसिस हम लोग करने जा रहे हैं। तो ऐसे सिंथेसिस को हम लोग एसिमेट्रिक सिंथेसिस के नाम से जानते हैं। अब आप देखिए ये मॉलिक्यूल प्लेनर है, इसमें हाइड्रोजन भी प्लेन पर है, ये कार्बोनिल ग्रुप भी प्लेन पर है, ये कार्बन भी प्लेन पर है, जिसमें ऑक्सीजन पर डेल्टा निगेटिव चार्ज है और कार्बन पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है। इसमें आप देखिए ऑक्सीजन के हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ऑक्सीजन पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, जबकि इस कार्बन पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। जब भी आप न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाएंगे तो चूंकि मॉलिक्यूल प्लेनर है, इसलिए आप कह सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल या तो अबव द प्लेन अटैक करेगा या तो बिलो द प्लेन अटैक करेगा। देखिए स्ट्रक्चर फर्स्ट है, ये स्ट्रक्चर सेकंड है, जहां मॉलिक्यूल जो न्यूक्लियोफाइल है Cn- ये अबव द प्लेन अटैक कर रहा है, अब स्ट्रक्चर सेकंड में बिलो द प्लेन अटैक कर रहा है। अगर अबव द प्लेन ये अटैक करेगा तो साइनाइड जो Cn है वो प्लेन के अबव द रहेगा। तो चूंकि हाइड्रोजन प्लेन पर है, ये कार्बन प्लेन पर है, इसलिए ऑक्सीजन से का जो ग्रुप बनने वाला है वो बिलो द प्लेन होगा। तो स्ट्रक्चर आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, ये R हो जाएगा, ये H हो जाएगा। चूंकि साइनाइड ने अबव द प्लेन अटैक किया है, इसलिए इसको आप अबव द प्लेन लिखेंगे। और ये ऑक्सीजन चूंकि अब बिलो जाएगा, वही एक ऑप्शन है, इसलिए यहाँ ये बिलो द प्लेन हो जाएगा। तो एक स्ट्रक्चर ये निकल करके सामने आया जहां ये कार्बन कायरल हो गया। लेकिन अगर यही साइनाइड बिलो द प्लेन अटैक करे तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से निकल करके आएगा। देखिए Cn ने बिलो द प्लेन अटैक किया हुआ है, तो जो ऑक्सीजन होगा डेल्टा निगेटिव वाला पोर्शन वो एबव द प्लेन अब जाएगा और ये स्ट्रक्चर इस तरह से हो जाएगा। ये स्ट्रक्चर सेकंड है। अब आप एक चीज देखिए कि स्ट्रक्चर फर्स्ट पर ये Cn पर और इस Cn पर स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर फर्स्ट जो हमने स्टार्टिंग मटेरियल ले रखा था, इसको आप डिफरेंशिएट करने के लिए इसको आप थर्ड कर दीजिए और इसको फोर्थ कर दीजिए, तो थोड़ा अंतर समझ में आएगा। यहाँ देखिए ये जो स्ट्रक्चर फर्स्ट स्ट्रक्चर सेकंड हम लोगों ने ले रखा है, दोनों में Cn की अटैक की पॉसिबिलिटी जो है वो 50-50% है। चाहे एबव द प्लेन भी 50% है और बिलो द प्लेन भी 50% है। तो स्ट्रक्चर थर्ड जो बनने जा रहा है वो 50% बनेगा, स्ट्रक्चर फोर्थ जो बनने जा रहा है वो भी 50% बनेगा। तो ये आप कह सकते हैं कि कायरल कार्बन तो बन गया हमारा, एसिमेट्रिक सिंथेसिस हो गई, लेकिन क्या ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि नहीं? तो आप कह दीजिए कि चूंकि 50-50% जैसे पीछे हम लोगों ने डिस्कस किया कि दोनों 50-50% बन रहे हैं, तो दोनों आपस में इनएंशियोमर होंगे, ये इनएंशियोमर होंगे। और अगर इनएंशियोमर 50-50% होते हैं तो उसको हम लोग रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं। तो कंपाउंड आपका जो है वो एसिमेट्रिक है लेकिन ओवरऑल ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो रेसिमिक मिक्सचर का रिजोल्यूशन कैसे करते हैं ये एक अलग टॉपिक है, इस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। एसिमेट्रिक सिंथेसिस को लेकर के एक बहुत ही फैंटास्टिक रूल दिया गया है, इसको हम लोग क्राम्स रूल के नाम से जानते हैं। और क्राम्स रूल वहां एप्लीकेबल है जहां किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में पहले से ही एक एसिमेट्रिक कार्बन मौजूद हो और उस कार्बन में एक रिएक्शन की साइट भी मौजूद हो जिस पर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करने जा रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करने जा रहा है। तो आप देखिए कि इस कार्बन पर अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो चूंकि ये कार्बोनिल प्लेन में है, ये R ग्रुप प्लेन में है, ये कार्बन से ये जो एसिमेट्रिक कार्बन जुड़ा है वो भी प्लेन में है। तो जैसा पीछे हमने डिस्कस किया कि न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक करेगा, तो पीछे तो कोई विकल्प नहीं था हमारे पास, जो जब एक ही कार्बन था तो
तो न्यूक्लियोफाइल एबव द प्लेन से भी अटैक कर पा रहा था और बिलो द प्लेन से भी अटैक कर पा रहा था, लेकिन चूंकि यहाँ इसके एडजेसेंट पोजीशन पे एक कार्बन है और उस कार्बन पर आप देख रहे हैं कि एसिमेट्रिक कार्बन है और 3 एटमर ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो ये न्यूक्लियोफाइल जिस भी प्लेन से अटैक करेगा, अगर इस प्लेन से अटैक करता है, एबव द प्लेन से अटैक करता है तो हाइड्रोजन से रिपल्सन फील करेगा। अगर न्यूक्लियोफाइल OH के प्लेन से अटैक करता है तो इससे रिपल्सन फील करेगा। इसके प्लेन से अटैक नहीं कर सकता क्योंकि पॉसिबिलिटी यही है कि या तो एबव से अटैक करे या तो बिलो से अटैक करे। तो कहाँ से अटैक करेगा, इसको एक्सप्लेन करने के लिए क्राम्स ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है ये ओरिएंटेड होता है ये देखिए इन तीनों ग्रुप को अगर आप देखिए तो कहते हैं कि स्मॉल ग्रुप है, ये मीडियम ग्रुप है, ये लार्ज ग्रुप है, क्योंकि ये बड़ा ग्रुप है, ये मीडियम स्मॉल है। तो उन्होंने कहा कि जो कार्बोनिल कंपाउंड होता है उसका ओरिएंटेशन ऐसे होता है, आप न्यूमैन प्रोजेक्शन बना दीजिए और न्यूमैन प्रोजेक्शन में कहिए कि ये न्यूमैन प्रोजेक्शन में एक कार्बोनिल कंपाउंड हो गया और इस कार्बन से एक R जुड़ा हुआ है, तो इससे 3 ग्रुप जुड़े, इसके ये तो कार्बन नंबर 1 हो गया, कार्बन नंबर 2 में 3 ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो ये 2 नंबर का कार्बन है तो इससे 3 ग्रुप जुड़े हुए हैं। उसमें कहा जाता है कि ये कार्बोनिल मीडियम और स्मॉल साइज के बीच में ओरिएंटेड रहता है और लार्ज साइज इससे इक्लिप्स पोजीशन पर रहता है। तो ये है लार्ज साइज ग्रुप जो इससे इक्लिप्स पोजीशन पर है। अब अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करना चाहता है तो न्यूक्लियोफाइल हमेशा उस प्लेन से अटैक करेगा जिस प्लेन से स्मॉल साइज ग्रुप रहता है, तो हमेशा इसी प्लेन से अटैक करेगा। तो इस तरह से ये पॉसिबिलिटी होगी कि जो आपका प्रोडक्ट बनने जा रहा है वो ये हो जाएगा कि ये OH हो गया और ये आपका न्यूक्लियोफाइल हो गया और ये R हो गया और इससे पीछे जुड़े हुए जो ग्रुप हैं उसको आप वहीं लिख दीजिए, मीडियम हो गया और ये स्मॉल हो गया। तो कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना ही है कि एक कॉन्सेप्ट ये है कि ये कार्बोनिल ग्रुप मीडियम और स्मॉल साइज के बीच में ओरिएंटेड होता है। ये न्यूमैन प्रोजेक्शन है। अगर आपको न्यूमैन प्रोजेक्शन, साहार्स, फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन के बारे में कोई कंफ्यूजन हो तो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना करके रखा डाला हुआ है, वीडियो नंबर 2, तो उसको आप देख लीजिए। लेकिन यहाँ आप देखिए कि कॉन्सेप्ट यही है कि एक कार्बोनिल ग्रुप मीडियम और स्मॉल साइज के बीच में ओरिएंटेड रहता है और न्यूक्लियोफाइल हमेशा उस प्लेन को फॉलो करता है जिस प्लेन से स्मॉल साइज वाला ग्रुप होता है। तो आप अगर न्यूमैन प्रोजेक्शन में है तो आप इसको इस प्लेन से अटैक करवा दीजिए। अगर आप इसी तरह से स्ट्रक्चर लिखा हुआ है तो न्यूक्लियोफाइल को आप अटैक जब भी करवाएंगे तो हाइड्रोजन के प्लेन से ही अटैक करेगा। तो आप कह सकते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर निकल करके सामने आएगा वो इस तरह से आपको दिखना चाहिए C। अब देखिए न्यूक्लियोफाइल चूंकि हाइड्रोजन के प्लेन से अटैक किया, हाइड्रोजन एबव द प्लेन है इसलिए न्यूक्लियोफाइल का प्लेन एबव द प्लेन हो जाएगा और अब ये ऑक्सीजन बिलो द प्लेन जाना ही जाना है OH, और इसके बाद ये जो ग्रुप जहां है उसको वहीं लिख दीजिए। ये हाइड्रोजन हो गया, ये OH हो गया और ये CH2OH हो गया। तो दिस इज द रूल, दिस इज द क्राम्स रूल फॉर एसिमेट्रिक सिंथेसिस। अभी आप कह सकते हैं कि बहुत सारी बातें हैं डिस्कस करने को। ऑप्टिकल एक्टिविटी में प्रिलाग रूल भी है और एसिमेट्रिक सिंथेसिस से बहुत बड़ा टॉपिक अपने आप में है, तो मैं कोशिश करूंगा कि एसिमेट्रिक सिंथेसिस पर एक अलग से ही वीडियो बना करके मैं डालूं। लेकिन फिलहाल मैंने इतना आपको बना करके समझा दिया है कि किस तरह से एसिमेट्रिक सिंथेसिस होती है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में और उसमें कौन से रूल बेसिकली इम्प्लीमेंट होते हैं। तो व्हाट आई होप कि मुझे लगता है कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी और आप इस वीडियो को एंजॉय करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और चैनल का नाम यहाँ आपको लिखा हुआ है। और एक दूसरा अनाउंसमेंट ये है कि एक लगातार BSc के क्लासेस के BSc के बच्चों के लिए सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के लिए एक लगातार मैं लेक्चर सीरीज सारे सिलेबस पर ऑर्गेनाइज करने जा रहा हूँ। तो अगर आपको BSc सेकेंड ईयर में आप के स्टूडेंट हैं या BSc थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप हमारे YouTube चैनल पर जा करके उसको ज्वाइन कीजिए, वो डेली क्लास चलता है। थैंक यू।